हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम से जो हमारा सेमेस्टर थर्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन का है, एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। इसको हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम में हम इस सब्जेक्ट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जो क्वेश्चन जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को याद करके जाइए। इसको हिंदी में बोला जाता है बहुल समाज में शिक्षा। ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ते हैं हम इसको एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप हमारा, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे और ऑल अपडेट मिल जाएगी आपको जो भी आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको क्वेश्चन कह लो या टॉपिक कह लो। देखिए, इसमें से पहला या दूसरे नंबर पे जो आपका क्वेश्चन आएगा वो यही आता है, अपवर्जित पृष्ठभूमि वाले छात्रों में शिक्षा की समस्याएं बताइए। अपवर्जित पृष्ठभूमि ऐसे मतलब ऐसे बैकग्राउंड वाले बच्चे जो एक तरह से कमजोर होते हैं, पिछड़े होते हैं, उनको एजुकेशन में क्या समस्याएं आती हैं ये आपको बताना है। या फिर मान लीजिए पेपर में ये लैंग्वेज ना लिखी मिले, अपवर्जित पृष्ठभूमि ना मिले, तो आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा वंचित पृष्ठभूमि। यानी वंचित पृष्ठभूमि वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजुकेशन में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, शिक्षा प्राप्त करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो देखिए ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने क्वेश्चन पेपर की कटिंग लगा रखी है। एक बार मैं आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूं कि किस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा हुआ है कि अपवर्जित पृष्ठभूमि से आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा की पहुंच और उनके द्वारा प्राप्त शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है, यानी कि उनको जो एजुकेशन मिलती है और जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है उसके बारे में आपको एक कमेंट लिखनी है, एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि विविधता और बहुलवाद से आप क्या समझते हैं, ये भी मैंने क्वेश्चन ले रखा है, आगे आपको कराऊंगा। और अपवर्जित समूह जो होते हैं इनमें आने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इन समुदाय से जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनकी शिक्षा में एक टीचर को किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ये आपसे पूछा हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें घुमा फिरा के जो क्वेश्चन है वो अपवर्जित जो समुदाय होते हैं उनसे है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर चेंज हो सकती है बट टॉपिक तो यही रहना है। तो मैं आपको टॉपिक करा दूंगा, आप इसको करने के बाद, समझने के बाद, चाहे पेपर में किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अपवर्जित जो पृष्ठभूमि होती है ये इसमें जो स्टूडेंट आते हैं वो कौन से स्टूडेंट होते हैं, किस स्टूडेंट को हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं और किस स्टूडेंट को हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी अपवर्जित पृष्ठभूमि वाले जो स्टूडेंट होते हैं इनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आ जाती है। इसमें आपको एससी जो होते हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट आपको मिल जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब यानी जो एसटी होती है, और जो ओबीसी होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस ये आपको इसमें दिखेंगे, जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, यानी जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का मतलब है जो सीधा सीधा जो लोग गरीब हैं। ठीक है, ये लोग या धार्मिक अल्पसंख्यक ओबीसी एससी एसटी ये सभी के सभी जो है अपवर्जित पृष्ठभूमि के स्टूडेंट कहलाते हैं। इसके बारे में अपने को समझना है कि इनको एजुकेशन में क्या समस्याएं आ सकती हैं या आती हैं, इसको देखेंगे। तो देखिए, अपवर्जित पृष्ठभूमि के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता पर टिप्पणी, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। सेम क्वेश्चन का हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और सामाजिक व आर्थिक उत्थान का एक प्रमुख साधन है। आपको पता है कि हमारे देश में जो एजुकेशन है, ठीक है, खासकर 14 साल के स्टूडेंट तक के लिए वो कंपलसरी कर दी गई है। ठीक है, सभी को एजुकेशन दिलाना जरूरी है और हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक उत्थान अगर किसी का करना है तो उसके लिए जो मेन साधन होता है वो एजुकेशन होता है। एजुकेशन अगर आपको अच्छी मिलेगी तो आप अच्छी जॉब में जा सकते हो, ठीक है, अच्छे काम में जा सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर एजुकेट नहीं है कोई, ठीक है, एजुकेटेड नहीं है, तो उसको बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, ये हम सभी जानते हैं। आगे देखते हैं।
हालांकि अनुसूचित जाति यानी कि जो शेड्यूल कास्ट होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर, जो कि गरीब हैं, ये ठीक है, ये सभी अपवर्जित पृष्ठभूमि वाले समुदाय से आने वाले छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और उसकी गुणवत्ता में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यानी ये जो अपवर्जित समुदाय के बच्चे होते हैं, इनको एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो समस्याएं कौन सी हैं, हम सीधा उन समस्याओं को समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में, साधारण सी भाषा में रखा है, आपको देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इनके सामने जो मेन समस्या है वो है आर्थिक समस्याएं। ठीक है, आर्थिक बाधाएं, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, सामाजिक बाधाएं हो गई, भौगोलिक बाधाएं हो जाएंगी, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं हो जाएंगी। ये सारी की सारी इनके सामने क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। एग्जाम में आएगा ना, तो आपको इसी पैटर्न पे लिखना है। देखो, पहले आपको एक क्वेश्चन का जो मेन है वो आपको लिख देना है, उसकी हेडिंग लिख देनी है, फिर हेडिंग को क्या करना है, एक एक करके एक्सप्लेन करना है। अब आर्थिक बाधाएं कौन सी होती हैं, तो देखिए, बच्चे क्या हैं, ज्यादातर गरीबी की समस्या से जूझ रहे होते हैं, यानी उनके माता पिता गरीबी की समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो अपवर्जित जो पृष्ठभूमि है, इसके जो स्टूडेंट हैं, इनके परिवार जो होते हैं, वो ज्यादातर क्या होता है, इनके पास मूलभूत जरूरतें, जो बेसिक सुविधाएं जो होती हैं, उसको प्राप्त करने के लिए भी इनको संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यानी जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, इनको वो भी प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्कूल की फीस, स्कूल की वर्दी, किताबों का खर्चा, ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारी जो कॉस्ट आती है, ये कहीं ना कहीं एक बाधा बन जाती है, क्योंकि इनके पास समस्या है पैसे की। ठीक है, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। अब पैसा ज़्यादा ना होने के कारण ये सारी समस्याएं जो है इनको देखने को मिलती हैं। तो ये आर्थिक बाधाओं में आप लिख सकते हो। इसके अलावा बाल मजदूरी, देखिए, जिस घर में पैसे की तंगी होती है, वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तभी से उनको क्या कर दिया जाता है, काम में लगा दिया जाता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो परिवार की आय में मदद करने के लिए काम करने को मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, जिससे स्कूल जाना उनके लिए क्या होता है, संभव नहीं हो पाता। कई बार बच्चा, उसको 5वीं पढ़ा देंगे, 8वीं पढ़ा देंगे, 10वीं पढ़ा देंगे, बड़ी मुश्किल से इतना पढ़ाते हैं, उसके बाद उसको काम पे लगा देते हैं। ठीक है, अब बच्चा है, पढ़ा लिखा ज़्यादा है नहीं, छोटा बच्चा है, तो अब उसको काम कौन सा मिलेगा, सोचिए, उसको कोई अच्छा काम तो मिलेगा नहीं, वो मजदूरी ही करेगा, तो वो इसमें लग जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी बाधा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। और देखिए, ये जो मैंने नोट्स बनाए ना, ये मैंने आपकी एसओएल की किताब का भी इस्तेमाल करा है, और ज़्यादातर जो राइटर्स की बुक होती हैं, राइटर्स की बुक का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, ताकि वहाँ से आपको कंटेंट ज़्यादा मिल पाए, ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिल पाएगा, तो आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट होगा। दूसरा है सामाजिक बाधाएं। अब देखो, भेदभाव और बहिष्करण होता है, आपको पता है कि जो इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, स्कूल में जब वो जाते हैं, तो उनके जो सहपाठी हैं, ठीक है, क्लासमेट हैं, टीचर्स भी, और समाज के अन्य लोग भी कहीं ना कहीं इनको इनसे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। टीचर भी कई बार इनके साथ भेदभाव वाला बर्ताव करते हैं, और जो थोड़े उच्च वर्ग के स्टूडेंट हैं, वो भी इनको हीन भावना से देखते हैं। तो इनके साथ क्या होता है, एक तरह से भेदभाव और बहिष्करण वाली समस्या भी इनके साथ आ जाती है। ठीक है, इस कारण क्या होते हैं, ये अपना स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक असमानता या लिंग असमानता। इस बैकग्राउंड के जो लड़कियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जल्दी शादी हो जाती है इनकी, क्योंकि भाई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो ये कम एज में ही शादी करना पसंद करते हैं, और इनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, परिवार का शिक्षा के प्रति जो है समर्थन भी नहीं होता, घर वाले भी ये सोचते हैं, इनके पेरेंट्स, कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा के करेंगे क्या, क्योंकि पैसे की वैसे ही कमी है। ठीक है, तो इनकी जो सोच होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इस कारण भी क्या है, ये कहीं ना कहीं उनकी शादी जल्दी कर देते हैं, और एजुकेशन इनको नहीं मिल पाती है, तो ये भी एक समस्या हो जाएगी। भौगोलिक बाधाएं, कभी कभी क्या होता है, ये जिन जगहों पे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छे स्कूल जो है अवेलेबल नहीं होते, आसपास स्कूल अवेलेबल नहीं होते, बहुत तरह की समस्या होती है। देखिए, दूर दराज के इलाकों में जो स्कूल होते हैं उसकी काफ़ी कमी होती है। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की अगर मैं बात करूँ, तो स्कूल जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, अक्सर घर से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं, खासकर लड़कियाँ, इनके लिए नियमित रूप से रेगुलर स्कूल जा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक कारण बन जाता है। फिर जो शहरी झुग्गी झोपड़ी होती है, या जो अस्थायी बस्तियां होती है, टेम्परेरी, यहाँ पे अगर हम देखें, तो इन इलाकों में जो रहने वाले स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्कूलों में भीड़ भाड़ और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है। उन स्कूलों में, खासकर जो झुग्गी झोपड़ी के आसपास के इलाके के स्कूल होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल, वहाँ पे आप देखोगे तो भीड़ भाड़ बहुत होती है, बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक और भाषाई बाधाएं। ठीक है, अब भाषा से रिलेटेड भी कुछ बाधा होती है। जैसे कि देखिए, ये जो इस बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं अक्सर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को बोलते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो होती है वो स्कूली भाषा से अलग होती है। अभी हम आगे जाके ना एक मानक भाषा और घरेलू भाषा के बारे में पढ़ेंगे, एक उस पर भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे आप समझिएगा अच्छे डिटेल से। होता क्या है कि ये जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से होते हैं वहाँ पे लैंग्वेज जो होती है वो अलग होती है। विद्यालय में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्कूल की जो मुख्य भाषा होती है वो हिंदी अंग्रेजी होती है, उसमें पढ़ाया जाता है, जिससे इन बच्चों को पढ़ाई को समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि घर पे कुछ बोल रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल अलग लैंग्वेज है, और लैंग्वेज को सीखना इतना आसान नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहीं से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं। फिर सांस्कृतिक असंवेदनशीलता। देखिए, स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस होता है, करिकुलम होता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं सांस्कृतिक धरोहर और अनुभवों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे शिक्षा जो है कहीं ना कहीं उनको रिलेट नहीं लगती है, मतलब रिलेट नहीं कर पाते उसको अपनी रियल लाइफ से। तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इन बच्चों के साथ काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, फिर है अपवर्जित पृष्ठभूमि के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो एजुकेशन मिलती है उसकी गुणवत्ता पे बात करते हैं। कई बार ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि खराब बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त सुविधाएं, ये समस्या है इनके साथ। यानी स्कूलों में जब ये जाते हैं तो अक्सर स्कूलों में समस्या होती है, वहाँ पे अच्छे क्लासरूम नहीं होते, टॉयलेट नहीं होते कई जगह पे साफ सुथरे। ठीक है, जिससे लड़कियों को तो खासकर प्रॉब्लम होती है, और स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता। बिजली जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं स्कूलों में, इसकी कमी होती है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, भीड़ भाड़ वाले स्कूल। जो उच्च छात्र शिक्षक अनुपात है, इसके कारण क्या है, जो टीचर्स हैं इनके लिए छात्रों की व्यक्तिगत जो ज़रूरतें हैं इस पर ध्यान देना काफ़ी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि स्कूल में इतनी भीड़ भाड़ है, इतना ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर्स का रेशियो जो है वो अलग होता है। यानी मतलब एक टीचर के पास 70-70, 80-80, 100-100 बच्चे होते हैं कुछ जगह पे भीड़ भाड़ वाले इलाके में। तो छात्र शिक्षक का जो रेशियो होता है वो बिल्कुल गड़बड़ होता है। ठीक है, एक टीचर के पास अगर 30-35-40 बच्चे होंगे तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, देख पाएगा, लेकिन अगर एक टीचर के पास 100-100 बच्चे दे दोगे तो वो कैसे पढ़ा पाएगा। तो ये भी एक समस्या बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है, टीचरों की कमी, ये समस्या है। एक अनुभवी टीचर, ठीक है, और ट्रेन टीचर की बहुत कमी है, ये एक समस्या है कि इन स्कूलों में प्रशिक्षित और प्रेरित शिक्षकों की काफ़ी कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जो टीचर होते हैं वहाँ पे ये भी समस्या होती है कि वो अनुपस्थित ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, यानी टीचर अवेलेबल ही नहीं होते, स्कूल में आते कम हैं, देर से आते हैं, इस तरह की समस्या भी देखी जाती है ज़्यादातर। फिर शिक्षकों का पक्षपात। शिक्षक भी जो टीचर होते हैं शिक्षक, ये भी क्या कर देते हैं कई बार, जो अपवर्जित जो पृष्ठभूमि के स्टूडेंट हैं इनके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, इनका जो नज़रिया होता है वो गलत होता है। अब ये चीज़ जो है ये मैंने खुद से हमने देखी हुई अपनी रियल लाइफ में। कई जो हमारे स्कूल में टीचर थे वो कभी कभी अलग तरीके से बर्ताव कर देते थे जो कि सही नहीं था। ठीक है, कई स्टूडेंट के साथ ऐसा वो कर देते थे जो हमने खुद देखा हुआ है। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। ठीक है, हालांकि सभी टीचर्स ऐसे नहीं होते, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पक्षपात वाला जो सीन है ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, समाज में के अनुकूल नहीं, यानी कि जो इनका पाठ्यक्रम है वो अप्रासंगिक है, उसका कोई रेलिवेंस नहीं बचा है। ठीक है, पाठ्यक्रम अक्सर इन समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक जो सामाजिक और आर्थिक वास्तविकता है इसको नज़रअंदाज करता है। ठीक है, बिल्कुल भी इनसे रिलेट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से भी स्टूडेंट उसको समझने में उनको दिक्कत होती है। फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव, इन छात्रों को स्किल आधारित, कौशल का मतलब है स्किल, यानी कोई स्किल नहीं मिल पाती है। ठीक है, एजुकेशन तो मिल रही है, पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्किल नहीं सीख पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, आगे जाके इनको समस्या हो जाती है। तो कई बार पेरेंट्स ना ये भी कहते हैं कि पढ़ के क्या करोगे, काम नौकरी तो मिलती नहीं है, तो इससे अच्छा क्या है कोई हाथ का काम सीख लो। हाथ का काम का मतलब है कोई हुनर, कोई मतलब कोई भी कार्य जो जैसे, ठीक है, बाइक ठीक करना, रिपेयरिंग करना, मैकेनिक का काम, मिस्त्री का काम, कोई भी मतलब हाथ का काम सीख लो, ऐसा इनके पेरेंट्स सोचते हैं और वो उनको उस काम में लगा देते हैं। उच्च ड्रॉप आउट की समस्या। अब इनके सामने समस्या ये है कि इनके ऊपर रहता है आर्थिक दबाव, पैसे की घर में कमी है, परिवार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एजुकेशन जो है इनको कहीं ना कहीं कम प्रासंगिक लगती है, इसकी वजह से स्टूडेंट जो है
थोड़े समय में ही स्कूल को ड्रॉप आउट कर देते हैं। कोई बच्चा 5वीं तक पढ़ता है, कोई 8वीं तक पढ़ता है, कोई 7वीं 9वीं 10वीं में ही छोड़ देता है, यानी वो स्कूल को छोड़ देते हैं, अपनी एजुकेशन को पूरा करते ही नहीं, और हायर एजुकेशन तक तो वो पहुंचते ही नहीं है, स्कूल लेवल में ही ड्रॉप आउट हो जाता है इनका। तो ये भी एक समस्या है इनके सामने। फिर क्या है, समर्थन तंत्र की कमी, यानी स्कूल जो है वो संघर्षरत जो स्टूडेंट हैं उनको सलाह देने या फिर उनको मोटिवेट करने या उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाने में भी असमर्थ होता है। स्कूल भी कहीं ना कहीं इनको मोटिवेट नहीं करता, समर्थन नहीं देता है, तो ये भी एक समस्या इनके सामने रहती है। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा क्योंकि बिल्कुल साधारण भाषा में है, एक किताब से कंटेंट नहीं है, कई सारे सोर्स यूज़ किए हैं, राइटर्स की बुक यूज़ की है, आपकी सोल की बुक यूज़ करी है, ठीक है, और अन्य सोर्स यूज़ करें, तो बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। अब सरकार की कुछ पॉलिसी और कुछ प्रयास देखते हैं कि सरकार ने इनके लिए कुछ ना कुछ कार्य करने का प्रयास किया है। तो क्या पॉलिसी सरकार ने बनाई है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए, सरकार लेकर आई है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि आरटीई एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है ना, ये जो अधिकार है, इसमें ये बताया गया है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, यानी 6 से 14 वर्ष के जो स्टूडेंट हैं, उनको एजुकेशन मिलेगी और मुफ्त और अनिवार्य एजुकेशन मिलेगी, कि आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, आप सरकारी स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें भी 25% की सीटें जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए इन्होंने आरक्षित कर रखी है कि आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, ये कंपलसरी कर दिया है, ये सरकार का अच्छा कदम है। सेकेंड है मिड डे मील योजना। आपको पता है बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, घर में गरीबी होती है, बहुत तरह की समस्या होती है, इसीलिए सरकार क्या लेकर आई है, एक मिड डे मील योजना लेकर आई है कि बच्चों को दोपहर का वहाँ पे भोजन मिल जाता है, जिससे कि उनका एक टाइम का उनका खाना वहीं से हो जाता है। तो सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में भोजन मिल जाता है। इसकी वजह से ये जो अटेंडेंस है ना वो बढ़ी है, क्योंकि बच्चे मोटिवेट रहते हैं कि उनको स्कूल में एक टाइम का खाना तो मिल ही जाएगा। बच्चों की पोषण स्थिति को सुधारने में भी ये क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि जो मिड डे मील होता है उसमें डेली का जो मेन्यू होता है वो अलग अलग होता है। कभी बच्चों को खिचड़ी मिलेगी, कभी दलिया मिलेगी, कभी हलवा मिलेगा, कभी पूड़ी सब्जी छोले, ठीक है, अन्य अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती है। तो इससे उनकी पोषण का भी ध्यान रखा जाता है कि उनको किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। फिर सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीम भी लेकर आई है, छात्रवृत्ति देना, यानी जो SC ST OBC स्टूडेंट होते हैं, अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, जो गरीब वर्ग से होते हैं, उनके परिवारों को आर्थिक बोझ कम करती है, यानी उनको कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती है, 500 700 1000 रुपए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके की स्कॉलरशिप मिल जाती है, जिससे कि कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को कुछ राहत हो जाती है। ठीक है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यानी विशेष रूप से हाशिए पर जो मौजूद समुदाय है, उनकी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको शिक्षा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए स्कीम लाई गई है। SC ST अल्पसंख्यक पर ध्यान, यानी अनुसूचित जाति जनजाति और जो OBC वर्ग है, ठीक है, इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लाई जाती हैं। ठीक है, उन योजनाओं के तहत भी इनका एजुकेशन इनको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास किया जाता है। फिर सरकार की ने इतने सारे प्रयास किए हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, देखो काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि सरकार के प्रयासों के बावजूद भी आज के समय में भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो वो चुनौतियां कौन सी हैं, ये देखिए, अब सरकार का काम है पॉलिसी बनाना, सरकार ने पॉलिसी बना दी, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में, ठीक है, उसको लागू करने में समस्या आती है। फिर ये जो स्टूडेंट होते हैं इनके लिए आवंटित धनराशि जो होती है उसका दुरुपयोग हो जाता है। आपने देखा होगा ना, कई बार घोटाले हो जाते हैं, यानी सरकार ने मान लो 1 करोड़ रुपए भेजा बच्चों में बांटने के लिए स्कॉलरशिप में, कई बार वो पैसा बच्चों तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही घोटाला घपला कर दिया जाता है और उसकी वजह से उस पैसे का दुरुपयोग हो जाता है। फिर सामाजिक जागरूकता की कमी, ये भी एक समस्या आती है। कई बार क्या होता है, समाज में उतनी जागरूकता नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, कई परिवार जो है वो शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, उतना सरकारी योजनाओं के लाभ को नहीं जान पाते हैं, उससे अनजान होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा ऐसा हो है, ऐसी स्कीम है। तो माता पिता की शिक्षा की कमी, कई बार पेरेंट्स भी पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो भी ज़्यादा चीज़ें नहीं जानते, इसके कारण बच्चे जो होते हैं वो स्कूल भेजने की उनको कोई प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि जब पेरेंट्स ही पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अपने बच्चों को भी उस लेवल पर मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिसका सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने कितना बड़ा आंसर आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट में बताना। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पेपर में अपवर्जित स्टूडेंट वाला क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा सकते हैं, तो कंटेंट जो मैंने आपको बताया वही रहेगा, लैंग्वेज कितनी भी घुमाते यही चीजें आपसे घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा टॉपिक है आपका सामाजिक गतिशीलता।
अब ये क्वेश्चन सेम आपके पेपर में आया हुआ है कि सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में जो शिक्षा होती है उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, अब एक बार आप इस क्वेश्चन पेपर की कटिंग को देखिए, ये थोड़ा सा ना ब्लर है, लेकिन आपको मैं पढ़ के बता देता हूं, आप ध्यान से समझिए। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक एजेंट है। सामाजिक गतिशीलता के संबंध में आपको इस पे चर्चा करनी है। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आ रखा है इसी चैप्टर से कि सामाजिक गतिशीलता का जो अवधारणा है यानी कॉन्सेप्ट बताना है, यानी कि सीधा सीधा ये बताना है कि सामाजिक अवधारणा क्या होती है। ठीक है, इसके बाद फिर सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता जो है इसमें शिक्षा कैसे योगदान दे पाती है ये भी आपको बताना है। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन टॉपिक तो आपका एक ही है ना, टॉपिक तो आपका सीधा सीधा यही है, सामाजिक गतिशीलता। अगर आप सामाजिक गतिशीलता को ही समझ जाओगे तो कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में आप उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने अपवर्जित स्टूडेंट वाला समझा इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी समझा देता हूं, ध्यान से समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थ, क्योंकि आपको मीनिंग पता होना चाहिए। यहाँ पे एक शब्द है सामाजिक गतिशीलता, इसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, गतिशीलता का मतलब होता है परिवर्तन, यानी ये चेंजेस को दिखा रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको दिखा रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिए, सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में अगर हम देखें तो यह एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, कोई मित्र है, ठीक है, वो किसी कंपनी में जॉब करता है। पहले उसको मिलते थे 10,000 रुपये। ठीक है, उसकी सैलरी थी 10,000 रुपये। थोड़े समय उसने काम किया, उसको एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस के बाद उसका प्रमोशन कर दिया गया, अब उसकी सैलरी कर दी गई दुगनी, यानी अब उसको मिलते हैं 20,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये से 20,000 रुपये उसे मिलने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी लाइफ में उसका कुछ इंपैक्ट तो पड़ा ही होगा। तो इसी को कहा जाता है सामाजिक गतिशीलता। जब हम एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति की तरफ जाते हैं तो वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, अब सामाजिक गतिशीलता पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से हो सकती है। अब यहाँ पे तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि 10,000 उसकी सैलरी थी, उसको 20,000 मिलने लगे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है किसी को पहले 10 मिलते थे लेकिन अब उसको 8 मिलने लगे हैं, यानी उसकी सैलरी कम हो गई है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक गतिशीलता है, बस ये थोड़ा नेगेटिव में जा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है, सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं इसके प्रकार को समझ लेते हैं। तो देखिए, सामाजिक और सामाजिक आर्थिक ये जो परिवर्तन है ना, ये सामाजिक भी हो सकते हैं और सामाजिक और आर्थिक भी हो सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से भी जुड़े हो सकते हैं। किसी की सांस्कृतिक परिस्थिति में कोई बदलाव आ रहा हो तो वो भी आपका गतिशीलता में आएगा। एजुकेशन, किसी का बिजनेस, ठीक है, इनकम का स्तर, उससे रिलेटेड भी आपका ये हो सकता है। ठीक है, ये परिवर्तन जो है हो सकता है किसी के एजुकेशन में कुछ बदलाव आए, कोई ज़्यादा पढ़ लिख जाए। ठीक है, किसी के बिजनेस में कोई बदलाव आए, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जा रहा है, कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है दूसरा उससे भी अच्छा चल रहा है, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता में आ जाएगा। किसी की इनकम का स्तर बढ़ रहा है, 10 कमाता था, मान लो कोई 15 कमाने लगा, फिर 20 कमाने लगा, तो जब जैसे जैसे उसकी अर्निंग में चेंजेस आ रहा है तो वो भी क्या है, इस परिवर्तन में आप काउंट कर सकते हो। तो ये हर तरह के परिवर्तन जो होते हैं वो सामाजिक गतिशीलता में आते हैं। ठीक है, अब सामाजिक गतिशीलता जो है इसका महत्व क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको पढ़ने का क्या महत्व है। तो देखिए, सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन जो है ये सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, स्तरीकरण यानी समाज में विभाजन को समझने का आधार प्रदान करता है। आप देखो कि समाज में लोगों का स्तर होता है। ठीक है, हर वर्ग में आपको स्तर दिखेगा, कोई किसी स्तर पे होगा, कोई किसी स्तर पे होगा। तो ये स्तरीकरण करना इन आधारों पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक गतिशीलता की एक दो परिभाषा देख लेते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है पितिरिम सोरोकिन। ये जो पितिरिम सोरोकिन विद्वान है, इन्होंने क्या कहा है इसको समझते हैं। ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का मतलब है कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जाना, जो अभी हमने पढ़ा था, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अगर उसका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, अब किसी दूसरे विद्वान की डेफिनेशन को पढ़ते हैं, मैक्स वेबर जो है उनके अनुसार पढ़ते हैं। देखिए, जब कोई क्वेश्चन आता है ना, जब किसी चीज़ का आप मीनिंग लिखते हो, अगर आप उससे रिलेटेड आप एग्जाम में 2 डेफिनेशन लिख देते हो तो आपका जो आंसर होता है वो इंप्रेसिव हो जाता है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है, इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। उसका मीनिंग बताया मैंने, अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो इसको देखिए, सामाजिक गतिशीलता वर्ग प्रतिष्ठा
और शक्ति पर आधारित होती है। इन्होंने कहा है कि ये वर्ग, प्रतिष्ठा और शक्ति पर आधारित होती है। सामाजिक रूप से आगे बढ़ने की क्षमता व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सम्मान और संसाधनों या संस्थाओं पर नियंत्रण पर निर्भर करती है। ठीक है, ये मैक्स वेबर ने कहा है। अब यहाँ पे डेफिनेशन है, हो सकता है आपको समझ में आई हो सकता है ना आई हो, लेकिन पेपर में आपको जब भी डेफिनेशन लिखना है, किसी की परिभाषा लिखनी है, तो उसकी लैंग्वेज को नहीं बदलना है, याद रखना। क्योंकि इनके अनुसार, यानी इन्होंने ऐसा बताया है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेशन आप जिसकी भी याद करके जाते हो ना, एग्जैक्ट लैंग्वेज में याद करके जाना और एग्जैक्ट वही लैंग्वेज में आपको पेपर में लिख के आना है, उसको एडिट नहीं करना, उसको सरल नहीं बनाना। ठीक है, तो ये है, यानी इन्होंने बताया कि सामाजिक गतिशीलता जो होती है वो किसी वर्ग, प्रतिष्ठा या शक्ति पे आधारित होती है। ठीक है, उसकी क्षमता पे आधारित होती है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है। फिर एक और विद्वान है, इनके अनुसार भी पढ़ लेते हैं। एंथनी गिडेंस जो है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक गतिशीलता ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह एक स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था में स्थान बदलते हैं। यानी पहले वो किसी सामाजिक व्यवस्था में रहे होंगे, अब वो स्थान बदल लेंगे, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, ये चेंजेस कैसे हो सकता है उनकी शिक्षा में कुछ बदलाव आए, उनकी आर्थिक प्रणाली यानी उनकी अर्निंग में कोई बदलाव आए। ठीक है, किसी भी चीज से वो प्रभावित हो सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक गतिशीलता के प्रकार का। यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको दो तरीके से देखा जाता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को बोले तो क्षैतिज और वर्टिकल को बोले तो ऊर्ध्व गतिशीलता। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, सैरोकिन जो है इन्होंने बताया कि दो प्रकार की गतिशीलता होता है, इनके अनुसार है। अब हम एक एक करके इन दोनों को समझ लेते हैं। क्षैतिज में देखो क्या होता है, ये ऐसा परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति या समूह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा पहले था लगभग लगभग वैसा ही वो अभी भी है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए कोई व्यापारी है, वो अपना व्यापार बदल लेता है। ठीक है, दूसरा समान व्यापार करता है। मान लो कोई व्यापार करता था, उसको बदलकर वैसा ही कोई दूसरा व्यापार करने लग जाता है, यानी उसकी लाइफ में कोई खास परिवर्तन उससे आया नहीं, कोई खास चेंज आया नहीं, तो उसको बोलेंगे क्षैतिज गतिशीलता। ठीक है, और एक देश से दूसरे देश में जाकर वही काम करना, ये भी दूसरा एग्जाम्पल है। मान लो कोई व्यक्ति भारत में कोई काम करता था, मान लो कोई व्यक्ति भारत में घर बनाने का काम करता है, यानी वो मिस्त्री है मान लीजिए, फिर वो भारत से जाके किसी दूसरे देश में सेम काम करने लग जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कोई खास परिवर्तन उसकी लाइफ में नहीं आया है, तो क्षैतिज गतिशीलता कहलाएगा। अब ऊर्ध्व गतिशीलता में थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति या समूह की स्थिति ऊपर, ठीक है, या तो ऊपर की ओर जाएगी या नीचे की ओर जा सकती है। तो यानी उसकी लाइफ में बिल्कुल चेंज आ गया, या तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा कमाने लगा, या फिर वो कम कमाने लगा। तो यानी पहले जैसा था, या तो वो उससे ऊपर जाएगा या उससे नीचे जाएगा उस स्थिति से। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्व गतिशीलता। जैसे कि एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, मान लीजिए एक जूनियर इंजीनियर था, ठीक है, उसका प्रमोशन हो गया, उसको बना दिया गया सीनियर इंजीनियर। यानी इंजीनियर पहले भी था, इंजीनियर अभी भी है, लेकिन पहले जूनियर था, अब हो गया सीनियर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जूनियर से अगर सीनियर हुआ है, उसका प्रमोशन हुआ है, तो उसकी अर्निंग बड़ी होगी, यानी उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आया है। तो ये यहाँ पे आप कह सकते हो ऊर्ध्व गतिशीलता। ऐसे ही देखो, मान लो किसी का प्रमोशन हो जाए या किसी का डिमोशन हो जाए, ठीक है, किसी को प्रमोट कर दिया जाए या किसी को डीमोट कर दिया जाए, तो उस हिसाब से भी उसकी लाइफ में बदलाव आएगा। अमीर से कोई व्यक्ति गरीब हो जाए या कोई व्यक्ति गरीब से अमीर हो जाए, तो भी उसकी लाइफ में परिवर्तन आएगा। तो इसको ऊर्ध्व गतिशीलता कहा जाएगा। ठीक है, वर्टिकल। ऊर्ध्व को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है आपको, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा कि अमीर से गरीब भी हो रहा है, गरीब से अमीर भी हो रहा है, यानी दो कैटेगरी हो गई। तो इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं हम, और आसान करके, आरोही यानी ऊपर होना और अवरोही यानी कि नीचे होना, डाउन होना। ठीक है, डाउन अप, इससे ही आपको समझ हो जाएगा। आरोही का मतलब अप, ऊपर जा रहा है, और अवरोही का मतलब है डाउन। एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे देता हूँ। मान लो एक बच्चा है, उसका नाम है सुरेश। ठीक है, सुरेश पहले कोई काम करता था, वहां पे उसकी सैलरी थी 30,000 रुपये। अब वो कहीं और जाके काम करने लगा है, ठीक है, उसको मिलने लगे हैं 60,000 रुपये। अब 30 से वो 60 हो गया, यानी कि क्या हो गया, वो आरोही हो गया या अवरोही आपका हो गया, तो आप कहोगे अप हुआ है, यानी बढ़ा है। ठीक है, तो आरोही हो जाएगा। अब मान लो दूसरी तरफ एक बंदा है जिसका नाम है रमेश। वो पहले 30 कमाता था, लेकिन अब उसको और कम मिलने लगे, यानी वो 20 कमाने लगा है, तो वो क्या हो गया, डाउन हो गया है। तो दोनों तरीके के परिवर्तन हो सकता है, ये आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है लिपसेट और बेंडिक्स।
इन्होंने क्या है, इन्होंने सामाजिक गतिशीलता के प्रकार अलग तरीके से बताए, अलग अलग राइटर में। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है अलग से। हो सकता है आपके पेपर में वो ना पूछकर ये पूछे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए, इसके आने के चांस थोड़े से ज़्यादा हैं। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भी दो कैटेगरी में बांट दिया है। इन्होंने बोला है कि सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतःपीढ़ी गतिशीलता और दूसरी होती है अंतरा पीढ़ी गतिशीलता। अब अंतःपीढ़ी और अंतरा पीढ़ी में क्या अंतर है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जो अंतःपीढ़ी होती है, इसमें कहा जाता है दो या अधिक पीढ़ियों के बीच में गतिशीलता को दर्शाती है। जैसे कि माता पिता और बच्चों की सामाजिक स्थिति की तुलना के द्वारा इसको मापा जाता है। इसमें देखो, इसको देखा जाता है दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच में कोई आने वाले चेंजेस को। एग्जाम्पल है, मान लो आप, हाँ, किसी से जोड़ लेते हैं। मान लीजिए पिता है कोई और उसका कोई पुत्र है, ठीक है। पिता जो है, मान लीजिए वो चपरासी था, ठीक है, चपरासी का काम करता था, उसकी एक लिमिटेड सैलरी रही होगी। उसने अपनी उस अर्निंग में पैसे जोड़ के अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की। बच्चे ने क्या किया, बहुत पढ़ाई करी, ठीक है, बहुत मेहनत करी, और बच्चा जो है वो क्या बन गया, बड़ा होके कोई अधिकारी बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, ठीक है। अब देखो, पिता की एक पीढ़ी हो गई, ये दूसरी पीढ़ी हो गई। तो इन दोनों में क्या अंतर आया, आप देख रहे हो कि पिता जिस लेवल पे था, जो बच्चा है वो उससे ऊपर के लेवल पे चला गया, यानी वो अधिकारी बन गया, उससे ज्यादा अर्निंग करने लगा। तो इसको कहा जाता है अंतः पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में तुलना की जाती है। एग्जाम्पल, यदि पुत्र अपने पिता से उच्च स्थिति प्राप्त करता है तो इसको उच्च गतिशीलता कहा जाएगा। यदि पुत्र अपने पिता से निम्न स्थिति में चला जाता है तो इसको पतन उन्मुखी गतिशीलता कहा जाएगा। इसमें भी दो कैटेगरी बांट दी है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि पिता चपरासी था लेकिन पुत्र ऑफिसर बन गया, यानी उच्च स्थिति में चला गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम उच्च स्थिति वाली गतिशीलता, ठीक है, या उच्च गतिशीलता। लेकिन मान लो यही एग्जाम्पल मैं बिल्कुल उल्टा कर देता हूं, एक बार मैं इसको एकदम अपोजिट कर देता हूं। अब देखो, यहां पे क्या है, पिता जो था ऑफिसर था, ठीक है, लेकिन जो पुत्र है वो चपरासी बन गया। मैंने सेम कैटेगरी को क्या करा, उल्टा कर दिया। यानी अब क्या है, पिता जो था ऊपर के लेवल था, पुत्र जो है उससे भी नीचे आ गया, तो इसको कहेंगे निम्न स्थिति, ठीक है, यानी पुत्र जो है और निम्न स्थिति में पहुंच गया। तो इसको अंत्यपीढ़ी कहते हैं, जिसमें दो अलग अलग पीढ़ियों के बीच में हम कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। और जो दूसरा है अंतरा पीढ़ी, उसमें सेम जनरेशन में देखते हैं, अलग अलग जनरेशन में नहीं देख रहे। देखिए, ये एक ही पीढ़ी के भीतर व्यक्ति की स्थिति में बदलाव को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है बदलती रहती है, वो देखा जाता है, क्योंकि सबके जीवन काल में ये होता है। मान लो आप हो, आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अर्निंग नहीं करते हो, कल को आप स्टूडेंट नहीं रहोगे, ठीक है, आप पैसे कमाओगे, तो आपकी स्थिति बदलेगी ना। एक ही जीवन में इंसान की स्थिति बदलती है, और अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है, तो स्थिति बदलती है, यानी एक ही पीढ़ी में इसमें देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक व्यक्ति जिसने शुरुआत में एक छोटा सा काम किया, फिर एजुकेशन प्राप्त की और बाद में वो टीचर बन गया, यानी छोटे से काम से शुरुआत करी थी, लेकिन धीरे धीरे करते 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 वो एक टीचर बन गया, अब वो दुनिया को पढ़ाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि उसकी शुरुआत हुई एक ही पीढ़ी में, यानी एक ही जनरेशन में उसने कैसे डेवलप कर लिया अपने आप को, तो ये अंतरा पीढ़ी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका, कि एजुकेशन की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। क्यों? बिल्कुल, अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है, जैसे मान लो वो चपरासी जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे, किसी ने जॉब ली चपरासी की, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करे तो वो ऑफिसर भी बन सकता है। तो वो कैसे बन पा रहा है? शिक्षा के कारण, यानी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं इसका निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। फिर जिन समाजों में शिक्षा का स्तर अधिक होता है वहाँ की आकांक्षाएं ऊंची होगी, जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उनकी सोच, उनकी आकांक्षाएं ऊंची होगी, ठीक है। शिक्षा व्यक्ति की कार्य क्षमता, उसकी कौशल यानी उसके स्किल को, उसके गुण और उसकी योग्यता को बढ़ाती है, जिससे कि वो समाज में बेहतर स्थान प्राप्त कर पाते हैं और उसमें योगदान दे पाते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। फिर शिक्षा जो होती है वो व्यक्ति को निम्न स्तर से उच्च स्तर पे पहुंचा सकती है, ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति को बदल सकती है। जो समाज में विकास करना चाहते हैं वो हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उनको पता है एजुकेशन अगर होगी तो वो विकास कर पाएंगे, ठीक है। अवसर जो है वो व्यक्ति और समुदाय को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
जहां समान अवसर नहीं होते वहां पे विकास भी रुक जाता है। आर्टिकल अगर 21A के तहत देखें तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो मुफ्त एजुकेशन दी गई है और कंपलसरी की गई है वो इसीलिए की गई है क्योंकि बच्चों को एजुकेशन मिलेगी तो वो अपना विकास कर पाएंगे, सब गतिशीलता को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हो सारे के सारे पॉइंट। इसके आगे देखो, ये सुनिश्चित करती है एजुकेशन कि सभी को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। ठीक है, कम से कम मतलब प्राइमरी एजुकेशन तो भारत में सबको प्राप्त हो। फिर संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भी सभी के लिए समान शिक्षा उपलब्ध हो पाई है या नहीं हो पाई है? नहीं हो पाई है, सभी को नहीं मिल पाती है। आप देखोगे भारत में रूल बना हुआ है कि भाई सभी को एजुकेशन इतनी मिलनी है। क्या सभी पढ़े लिखे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति इतनी खराब होती है कि वो उस फ्री शिक्षा को भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। फिर शैक्षणिक जो संस्थान है हमारे, एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, उनकी गुणवत्ता जो है वो समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बेहतर संस्थान अगर होंगे, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, अच्छे कॉलेज होंगे तो एजुकेशन भी अच्छी होगी। कॉलेज अच्छे नहीं होंगे, टीचर अच्छे नहीं होंगे तो फिर एजुकेशन भी अच्छी नहीं होगी। ये भी कहीं ना कहीं समाज में गतिशीलता को प्रभावित करती है। ठीक है, यदि बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी तो उसको ज़्यादा मौके मिलेंगे। ठीक है, लाइफ में उसको अवसर ज़्यादा मिलेंगे तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन किसी को मौके ही नहीं मिलेंगे तो कैसे सामाजिक गतिशीलता को प्राप्त कर पाएगा? समझ रहे हो ना? तो ये सारे पॉइंट बता सकते हो कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप आपको सामाजिक गतिशीलता भी अच्छे से समझ में आया होगा। एक तीसरा क्वेश्चन आपका जो आता है, जो ज्यादातर मैंने आपके देखा है पेपर में, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मातृभाषा और मानक भाषा वाला। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे पेपर में पूछा हुआ है। एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, आई होप आपने हिंदी मीडियम मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप उस मूवी को देखो। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है देखिए, हिंदी मीडियम फिल्म से, मूवी से उदाहरण लेकर भारतीय संदर्भ में यानी इंडिया के नजरिए से एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा और मानक भाषा के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करो। ठीक है, यानी कि आपको इस मूवी से प्रेरणा लेते हुए बताना है कि किस प्रकार से एजुकेशन का जो मोड है, मीडियम है, वो मातृभाषा और मानक भाषा जो है ये कैसे संबंधित है। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि बच्चे की घर की भाषा को विद्यालय में एक कमी के रूप में देखा जाता है। यानी बच्चे की जो मातृभाषा होती है, घर की भाषा होती है, उसको विद्यालय में कमी के रूप में देखा जाता है। इस संकल्पना को समझाएं, बच्चों की पढ़ाई पर इसके जो परिवर्तन होते हैं, जो फर्क पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा मातृभाषा और मानक भाषा के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार से एजुकेशन में ये अपना रोल निभाते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन है वैसे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मातृभाषा। सभी जानते हैं मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? मदर टंग। तो देखिए, मातृभाषा वह भाषा होती है जो बच्चा अपने घर में अपने माता पिता से, अपने परिवार से सीखता है। किसी परिवार में मान लीजिए, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये उसकी पत्नी है, ठीक है, इन दोनों का कोई बच्चा है छोटा सा। अब ये बच्चा पैदा हुआ तो कहाँ पे रहता है? वो अपने घर पे रहता है, परिवार में रहता है। किसके साथ रहता है? अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। घर पे वो जो भाषा सुनता है अपने मम्मी पापा से, ठीक है, अपने माता पिता से, उस भाषा को वो सीखता है। क्योंकि बच्चा पैदा होते ही स्कूल तो जाता नहीं है भाई, उसको स्कूल जाने के लिए आजकल तो 3 साल में भी बच्चे को स्कूल भेजने लगे हैं। 3 साल या मान लीजिए 4 साल या 5 साल में जाता है स्कूल। मान लीजिए 5 साल में बच्चा पहली बार स्कूल जा रहा है, तो 5 साल तक यानी 0 से लेके 5 साल तक वो कहाँ रहा है? अपने घर पे रहा है। किसके पास रहा है? अपने मम्मी पापा के पास रहा है। तो उसने जो लैंग्वेज सीखी है, जो भाषा सीखी है, वो कौन सी सीखी है? उसने वो भाषा सीखी है जो उसके मम्मी पापा बोलते होंगे घर में, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? मातृभाषा हो जाएगी। लेकिन जब बच्चा अपनी मातृभाषा को लेकर पहली बार विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में बहुत सारे बच्चों को देखता है, टीचर्स को देखता है, तब वहां पे उसको लैंग्वेज में फर्क दिखता है। क्योंकि जो उसके घर में भाषा बोली जा रही है वो सेम भाषा थोड़ी है स्कूल में बोली जा रही होगी। हो सकता है टीचर्स की लैंग्वेज थोड़ी सी वो मानक भाषा हो, या किताबें जो वो पढ़ेगा, जब वो किताबें पढ़ना सीखेगा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल का होगा, जब भी वो किताब पढ़ना सीखता है, तो किताब की जो भाषा है और उसके घर पे जो बोली जाने वाली भाषा है, वो दोनों में फर्क होता है। तो इसकी वजह से, ठीक है, अगर उसको उसकी घर की भाषा जो बोली जा रही है उसी भाषा में किताब मिल जाए तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, क्योंकि लैंग्वेज को रिलेट कर पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे लैंग्वेज अलग हो रही है तो बच्चे को दिक्कत आती है। ठीक है, तो यही मातृभाषा और मानक भाषा में फ़र्क होता है। तो मातृभाषा को हम एक और सिंपल शब्द में बोल सकते हैं घरेलू भाषा।
ठीक है, मान लो मैं मातृभाषा ना रखूं नाम, मैं कुछ और नाम रखूं, तो पेपर में आपके घरेलू भाषा भी पूछ सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करके। तो घरेलू भाषा पूछे तो वो भी मातृभाषा है, ठीक है। दूसरी तरफ है मानक भाषा। अब मानक भाषा क्या होती है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं स्कूली भाषा, क्योंकि स्कूल में जो भाषा बोली जाती है वो हमारी मातृभाषा से अलग हो सकती है, ठीक है। अब देखो, ये वो भाषा है जिसका प्रयोग विद्यालय में शिक्षा देने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे स्कूली भाषा भी हम बोल सकते हैं। तो मातृभाषा और मानक भाषा में क्या डिफरेंस है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम इसको भारत के नज़रिए से देखें, क्योंकि पेपर में आपसे यही पूछा हुआ है, भारतीय संदर्भ में मातृभाषा पूछें, तो मातृभाषा ऐसी भाषा है जिसे बच्चा जन्म के बाद से ही, ठीक है, जानने और सीखने लगता है, और इसकी शुरुआत उसके परिवार से हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा या घरेलू भाषा बोलते हैं। फिर अगर हम टीचिंग में देखें, शिक्षण में देखें, तो शिक्षण के माध्यम के रूप में मातृभाषा हमेशा से इसकी वकालत की गई है कि जो बच्चा प्राइमरी स्कूल में जब जाता है, पहली बार स्कूल में उसका एडमिशन होता है, तो वहाँ पे जो उसको एजुकेशन दी जा रही है वो उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मदर टंग में उसको पढ़ाई कराई जानी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ये रिकमेंडेशन कौन देता है, सब ने यही रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम यूनेस्को का। तो 1953 में यूनेस्को ने बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पे यानी प्राइमरी लेवल पे जो शिक्षा होती है, शिक्षा के माध्यम होगा, उसके रूप में मातृभाषा की वकालत करिए। यानी यूनेस्को ने कहा है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो उसको जो वहाँ पे पढ़ाया जाना चाहिए, उसका जो मीडियम होगा वो क्या होना चाहिए, उसकी मातृभाषा। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपके घर में हिंदी बोली जाती है, या आप हो, ठीक है, आपके घर में हिंदी बोली जाती है, आपके मम्मी पापा हिंदी बोलते हैं और आप अपने माता पिता से हिंदी सीखे हैं, आपने पहली बार आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप 5 साल के हो, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए, जब आप पहली बार आप स्कूल गए होंगे, थोड़ा सा सोचिए कि 5 साल जब आप 5 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए होंगे, आपको घर में हिंदी भाषा बोली जाती है, आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम का है, वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, यानी वहाँ पे पढ़ाने का माध्यम, मीडियम जो है इंग्लिश है। तो क्या आपको दिक्कत आएगी जब वहाँ पे इंग्लिश में टीचर बोलेंगे या इंग्लिश ज़्यादा पढ़ाएंगे, हिंदी में वो बात ही नहीं करेंगे, तब क्या आप सीख पाओगे कोई चीज़ को, नहीं सीख पाओगे। तो वही बात यहाँ पे की गई है कि बच्चा जो पहली बार स्कूल जाता है, प्राइमरी लेवल पे होता है, तो सबसे अच्छा वो अपनी मातृभाषा में ही सीख सकता है। इसीलिए एजुकेशन का जो मीडियम होना चाहिए वो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। रिकमेंड किसने करा है, यूनेस्को ने। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो वो अच्छे तरीके से सीखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, उनकी जो शैक्षणिक उपलब्धि है, एजुकेशनल जो उनकी उपलब्धि होती है, उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए मातृभाषा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को क्या है, हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाता है। अगर मैं एनसीएफ 2005 की बात करूं तो इसने भी प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में ही पढ़ाने पे निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन को लेके कमीशन बने हुए हैं, ठीक है, जो आयोग गठित किए गए, उन आयोग ने भी यही सिफारिश करी है कि बच्चे को प्राइमरी लेवल पे उसकी मातृभाषा में ही शिक्षण कराना चाहिए, ठीक है। तो भारत में मातृभाषा शिक्षण, भारत की भाषाई विविधता। अब ये समझिए भाई, भारत एक ऐसा देश है जहां पर 1 2 10 12 20 30 40 50 100 150 भाषा नहीं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आप नॉर्थ से लेके साउथ में जाओगे, ठीक है, और आप ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाते हो, पूरे भारत में आप चले जाओ तो इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी भाषाई विविधता है भारत में, ठीक है। तो ऐसे में समस्या ये आई कि अब बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो भारत की भाषाई विविधता को समझिए। भारत में भाषाई विविधता जो है वो शिक्षा के माध्यम को जटिल बना देती है, टफ बना देती है। स्कूलों में शिक्षा के माध्यम को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही, ठीक है, बहुत बहस चली विद्वानों में। ब्रिटिश शासन की बात करें तो शिक्षा में अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषा के उपयोग पे बहस चली जब अंग्रेजों का शासन था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने तो यही फोकस किया कि हम इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, अपनी लैंग्वेज पढ़वाएंगे, ठीक है। लेकिन उस समय में बहुत बहस चली थी। फिर देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी के उपयोग पे चर्चा होने लगी कि मातृभाषा में पढ़ाया जाए। फिर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब चलने लगा, तो बहुत इस पे बहस चली है। फिर शिक्षा के माध्यम पे बहस चली थी कि मातृभाषा बनाम मानक भाषा, ये असली
लड़ाई हो गई थी मातृभाषा वर्सेस मानक भाषा। मातृभाषा कौन सी? जो बच्चा घर से सीखता है, घर पे बोलता है। मानक भाषा कौन सी? जो उसकी स्कूली लैंग्वेज होती है, जो उसके घर की लैंग्वेज से अलग होती है। यानी घर की भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की गई थी कि बच्चे को जो प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, वो उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे यानी यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि बच्चे को हिंदी मत पढ़ाओ, बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, बच्चे को अन्य भाषा मत पढ़ाओ, पढ़ाओ, लेकिन जब उसकी प्राइमरी लेवल पे शुरुआत होती है उस समय उसको मातृभाषा में पढ़ाओ, ठीक है, ये कहा गया है। फिर इंग्लिश वर्सेस हिंदी हो गया। आप भी देखते हो ना कि ज़्यादातर जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। इंग्लिश मीडियम की एक अलग ही वैल्यू है। तो देखिए, वैश्विक और राष्ट्रीय पहचान के लिए इंग्लिश वर्सेस हिंदी होने लगा था। फिर अल्पसंख्यक भाषाएं, अब आपको पता है भाषाई अल्पसंख्यक भी है हमारे देश में, ठीक है, आदिवासी भाषाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं संरक्षण की जरूरत है, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं वाद विवाद चलने लगा था। तो शिक्षा का माध्यम क्या रखा जाए, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हुई है भारत में, ठीक है। अब भाषाई चुनौतियां इतनी सारी थी तो उसका समाधान कैसे हुआ, इसको समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे हमारे संविधान में है आर्टिकल 343, इसको समझिए। इसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, ठीक है, हमारे संघ की राजभाषा। और अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में जारी रखने का प्रावधान किया गया था। अब यहाँ पे समझिए, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाई विविधता है। जब भारत की राष्ट्रभाषा की बात आई थी तो हिंदी को बनाने की बात चल रही थी। तो हिंदी को जब राष्ट्रभाषा बनाने की बात चली तो उसका खूब विरोध होने लगा। कहाँ से विरोध हुआ? खासकर जो हमारा साउथ है, ठीक है, दक्षिण भारत से, जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे थे कि भाई हम हिंदी को क्यों राष्ट्रभाषा बनने देंगे, हैं, हम तो भाई तमिल को पसंद करते हैं, हमारे लिए तमिल होनी चाहिए। गुजरात के भाई गुजराती बोल रहे थे, कोई कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा था। तो एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना कोई उसका हल नहीं निकला। तो ये फैसला लिया गया कि राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा बनाया जाएगा। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राजभाषा का मतलब ये है कि हमारी जो कार्य होंगे, जो सरकारी कामकाज होंगे, वो आपके हिंदी में होंगे, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश रखा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश इंग्लिश को 15 साल के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में जारी किया गया था, लेकिन बाद में फिर उसको बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया, फिर बढ़ाया गया। तो ये बढ़ता 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 गया और चल रहा है, ठीक है। तो जो भी आप फॉर्म देखते हो वो आपको हिंदी में भी मिल सकते हैं, इंग्लिश में भी मिल सकते हैं, ठीक है। या आप साउथ की तरफ जाते हो तो आपको तमिल में भी फॉर्म मिल सकते हैं, बैंक वगैरह में जाओगे, और अंग्रेजी में भी मिलेंगे, क्योंकि अंग्रेजी हर जगह चलती थी पूरे देश में, इसलिए इसको हटाया जा पाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो इसको भी मेन भाषा के रूप में रखा गया। सरकारी कामकाज में हिंदी को यूज़ किया जाता है, उसके अलावा जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। फिर आर्टिकल 351 की बात करें तो हिंदी के विकास को और बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए गए। केंद्र सरकार हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा बनाने का प्रयास करती रही। हमारी केंद्र सरकार ने ये सोचा कि हिंदी को पूरे देश के लिए एक संपर्क भाषा बनाने का प्रयास करें। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन साउथ में इसका विरोध भी हुआ था, ठीक है। तो सबको बैलेंस करने के लिए बहुत सारी भाषाओं को हमारे संविधान में जगह दी गई है। फिर संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं। दक्षिण भारत में विरोध, मैंने कहा था ना साउथ में विरोध हो रहा था, ठीक है, दक्षिण भारत में विरोध हो रहा था। तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन राज्यों में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए लोग तैयार नहीं थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। अंग्रेजी को सहयोगी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है कि भाई देखो, साउथ में अगर आप जाओगे तो जो फॉर्म आपको मिलेंगे सरकारी कामकाज के, वो साउथ की लैंग्वेज में आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। जो भी साउथ की लैंग्वेज होगी, कन्नड़ या तमिलनाडु, मलयालम, जो भी उनकी भाषा होगी उनकी लैंग्वेज में आपको फॉर्म मिलेगा, प्लस आपको इंग्लिश भाषा में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका निकाला गया था। अल्पसंख्यक भाषाएं, कई आदिवासी या फिर अल्पसंख्यक जो हैं उनकी भाषाओं को भी संविधान में मान्यता दी गई। और अल्पसंख्यक भाषाएं, कई आदिवासी और अल्पसंख्यक जो हैं, ये दो बार टाइप हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान देना। और अंग्रेजी का महत्व, वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए अंग्रेजी को भी प्राथमिकता दी गई, क्योंकि मान लो कोई भारतीय है, अगर वो अंग्रेजी नहीं सीखता है, वो किसी बाहर के देश में जाता है, तो हर जगह तो अंग्रेजी चलती है, तो अंग्रेजी में वो पिछड़ जाएगा। तो इसलिए अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है ताकि विश्व से, वैश्विक रूप से भी हमारा कनेक्शन जो है वो जारी रहे और भारत में भी हम अपनी लैंग्वेज को चलाते रहें। इसलिए लाया गया भारत में त्रिभाषा सूत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र। अब भारत में ये समस्या आ रही थी ना कि कोई एक भाषा, मान लो अगर हिंदी को बोलते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है,
तो काम नहीं चलता, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। और हिंदी का विरोध भी चल रहा था। अगर तमिल को बना देंगे तो फिर हिंदी वाले इसका विरोध करेंगे, अंग्रेजी को बना देंगे तो अंग्रेजी विदेशी भाषा है तो भी विरोध होगा, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया कि हम क्या करते हैं, त्रिभाषा सूत्र को जारी कर देते हैं। तो भारत जो है बहुभाषीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र जो है 1968 में लागू किया गया। ये क्या है, ये एक स्ट्रेटजी है, ये भाषा नीति नहीं है, इसको भाषा नीति मत समझना, ये एक स्ट्रेटजी है, एक रणनीति है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है कि जो स्टूडेंट हैं उनको स्कूल की जो शिक्षा लेनी है उसके दौरान उनको 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, ठीक है। 3 भाषा बच्चा सीखेगा तो वो सही रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि समूह की पहचान का समायोजन भी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता भी बनी रहेगी, ठीक है, एकीकरण को बढ़ावा भी दिया जा सकता है और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार आएगा, ठीक है। इसका इतिहास देखते हैं, इसका विकास कैसे हुआ। तो 1961 में एक मीटिंग होती है, कोठारी आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पे इसको तैयार किया गया था। 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पॉलिसी थी और 1968 की जो नीति थी उसमें भी भाषा के प्रावधान को समर्थन दिया गया था, उसमें भी समर्थन दिया गया था कि हमें कोई अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तब जाके त्रिभाषा सूत्र आया था। त्रिभाषा सूत्र में देखो सबसे पहली भाषा, देखो पहली भाषा हमेशा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उस क्षेत्र की जो लोकल लैंग्वेज होगी, ठीक है। पहली भाषा हमेशा मातृभाषा होगी, ये याद रखना। ये तो हो गई पहली भाषा। अब 3 भाषा सीखनी है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली भाषा क्या हो गई, मातृभाषा, ये तो कंफर्म है। अब दूसरी और तीसरी को देखते हैं, ठीक है। अब दूसरी भाषा की बात करते हैं। जो हिंदी भाषी राज्य हैं, यानी जहां पे हिंदी बोली जाती है, जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, ठीक है। तो जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पे कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा भी सिखाई जाएगी। जैसे मान लो दूसरी भाषा में कोई हिंदी वाले स्टेट में रहता है, तो हिंदी तो उसने सीख ही रखी है भाई, हिंदी तो उसको आती है, तो उसको अन्य लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी। कोई आधुनिक, या इंग्लिश हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी, कोई भी भाषा हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और जो गैर हिंदी भाषी है, मान लो गैर हिंदी भाषी में मान लो तमिलनाडु साइड है, दक्षिण में है, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो वहां पे हिंदी या अंग्रेजी सिखाई जाएगी, ठीक है। गैर हिंदी वालों को, हिंदी वाले तो हिंदी जानते हैं तो वो इंग्लिश सीख लें, लेकिन तमिल वाले जो हैं वो नहीं जानते तो वो हिंदी और इंग्लिश सीख लें, ठीक है। उनको भी हिंदी या इंग्लिश सिखाई जाएगी। तीसरी भाषा की बात करें तो तीसरी भाषा में जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो पहले से हिंदी बोलते हैं, उनको अंग्रेजी या कोई आधुनिक भाषा सिखा सकते हैं जो दूसरी भाषा में ना हो, यानी जो सेकंड कैटेगरी में ना दे रखी हो, कोई अन्य आधुनिक भाषा सिखाई जा सकती है। ऐसे गैर हिंदी जो क्षेत्र हैं वहां पे भी अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा सिखाई जा सकती है, लेकिन वो दूसरी भाषा में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये त्रिभाषा सूत्र था, जिसमें बच्चे की जो शुरुआत होती है, पहली बार जब वो स्कूल जाएगा तो उसकी पढ़ाई उसकी मातृभाषा में ही होगी, जैसे आपने पढ़ा होगा या पढ़ाते होंगे। उसके अलावा उसको हिंदी, ठीक है, इंग्लिश सीखनी होगी या अन्य कोई आधुनिक भाषा सीखनी होगी, जैसे कि हमारे में संस्कृत वगैरह भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई जगह पे उर्दू, पंजाबी, अन्य भाषाएं भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अन्य भाषा भी उनको सीखनी होती है। इसका महत्व क्या है, ये सूत्र जो है भारत की जो भाषाई विविधता है उसको सम्मान करता है, ताकि सभी भाषा वाले खुश रहें, ठीक है, सभी की भाषाओं का सम्मान हो सके, भाषाई और सांस्कृतिक एकता जो है वो बनी रहे, ठीक है। और निष्कर्ष क्या है कि त्रिभाषा सूत्र जो है भारत की जो जटिल भाषाई स्थिति है, क्योंकि भारत में 1 या 2 भाषा नहीं बोली जाती, सैकड़ों भाषा बोली जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं ये क्या कर देता है, इसको नॉर्मलाइज कर देता है या संतुलित कर देता है, ताकि सभी भाषाओं का सम्मान हो सके और जो स्टूडेंट है वो उनको भी भाषाई विविधता का अनुभव हो, वो अलग अलग भाषा सीख सके। एग्जाम्पल से समझिए, आपको एक एग्जाम्पल, थोड़ा सा त्रिभाषा में अगर दिक्कत हो रही हो तो अब आप अच्छे से समझोगे। देखो मान लो मैं हूँ, आप हम सब मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अब आप दिल्ली में रहते हो तो आपको हिंदी भाषा तो आती है भाई, क्योंकि आप बचपन से हिंदी बोलते हो, हिंदी सुनते हो, मैं आपको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, आप हिंदी सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपको ये भाषा तो आती है। अगर मान लीजिए आप जाते हो साउथ में, दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में मान लो कोई तमिलनाडु में जाते हो, वहाँ पे तमिल बोली जाती है। अब आप उससे कांटेक्ट कैसे करोगे, आप उनसे बात कैसे करोगे, क्योंकि आप तो हिंदी जानते हो, तमिल वाला तमिल जानता है, आपस में कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगा, देश में ही कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको एक अलग भाषा सिखाई जाती है, हिंदी के अलावा आप इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। तमिल वाला तमिल तो पढ़ेगा, तमिल तो वो जानता है, तमिल के अलावा भी वो हिंदी या इंग्लिश सीखेगा,
ठीक है, इंग्लिश तो ज़्यादातर सिखाया जाता है। तो अब आपको इंग्लिश भी आती है, उसको भी इंग्लिश आती है, तब आप उससे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर पाओगे। ठीक है, आप उसकी तमिल नहीं जानते, वो आपकी हिंदी नहीं जानता, लेकिन इंग्लिश तो दोनों जानते हैं। इसीलिए त्रिभाषा सूत्र बनाया गया था, ताकि कम्युनिकेशन देश के अंदर होता रहे और बच्चे को 2 या 3 भाषाएं सिखाई जा सके। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया था। ये तो थी हमारी मातृभाषा की बात कर रहा था मैं। अब बात करते हैं मानक भाषा की। मानक भाषा क्या होती है आप सभी जानते हैं, इसको स्कूली भाषा भी कहते हैं। ये ऐसी भाषा है जो स्कूल में एजुकेशन देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, इसको स्कूली भाषा भी कहा जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मातृभाषा और स्कूली भाषा का अंतर क्या है ये समझिए। तो भारत में ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको घरेलू भाषा यानी उनकी मातृभाषा और स्कूल की पढ़ाई जाने वाली भाषा यानी जो मानक भाषा है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए आपकी घर की भाषा अलग है, स्कूल की भाषा अलग है। इस अंतर के कारण बच्चा जो है स्कूल में सीखने में कठिनाई महसूस करेगा, क्योंकि लैंग्वेज दोनों जगह अलग है। अब वो कैसे सीख पाएगा? सेम लैंग्वेज होती तो आराम से सीख पाता। तो समस्या क्या है ये समझिए। जब बच्चे की घरेलू भाषा को स्कूल में मान्यता नहीं मिलती और मानक भाषा पे जोर दिया जाता है, तो बच्चा जो है वो सीखने में कठिनाई महसूस करता है, वो नहीं सीख पाता है उस तरीके से। तो ऐसे में मजबूरी क्या हो जाती है? रटने की प्रवृत्ति। फिर वो रटने की कोशिश करेगा, सीख नहीं पाएगा। आपने देखा होगा, हम हिंदी जितनी आसानी से सीख पाते हैं, हम इंग्लिश को, संस्कृत को उतनी आसानी से नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश हमारी घर में बोली जाने वाली भाषा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इंग्लिश को सीख नहीं पाते, हम उसको रटने लग जाते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो यही समस्या फिर बनी रहती है हमारे साथ। मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता क्यों है भाई? मातृभाषा में ही पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? बच्चा हिंदी बोलने वाला है, उसको सीधा इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया जाता? तो आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होगी उसके लिए बच्चों की मातृभाषा को पढ़ाना ही अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में शिक्षा से बच्चे को अच्छे तरीके से सीख पाएगा, वो अच्छे तरीके से उसकी समझ विकसित हो पाएगी। ये बच्चों को उनकी भाषाई पहचान बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा ठीक है इस भाषा के साथ अच्छे से स्कूल में समायोजित हो पाएगा। अब बच्चे घर पे हिंदी बोलता है, वहाँ पे इंग्लिश में बातें कर पा रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, तो उसका समायोजन नहीं हो पाएगा। स्कूल तक जाने से नफरत करने लगेगा बच्चा, क्योंकि उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए ये समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मातृभाषा और मानक भाषा वाला क्वेश्चन भी हो गया है। एक आपका टॉपिक है लैंगिक, ठीक है, समानता। इसमें से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है जेंडर इक्वेलिटी में। तो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आया हुआ है, लैंगिक समानता की अवधारणा की व्याख्या करो। यानी आपको यह बताना है कि लैंगिक समानता क्या होता है। ठीक है, इसके बाद पूछा हुआ है कि भारत में लैंगिक असमानता को दूर करने में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कैसे भूमिका निभा रही है या निभा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसको क्या करते हैं, एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। तो चलिए लैंगिक समानता का जो मीनिंग है पहले ये समझ लेते हैं। लैंगिक समानता का अर्थ है महिलाओं और पुरुषों को उनके लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान अधिकार देना, समान अवसर देना और उनके साथ समान व्यवहार करना। यानी महिला और पुरुष में किसी प्रकार का जेंडर को लेकर या लिंग को लेकर, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, समान मानना है। तो इसे लैंगिक समानता कहते हैं। ये शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य सेवाओं और निर्णय लेने में समानता सुनिश्चित करता है। यानी कि हर क्षेत्र में समानता होनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं हो। ठीक है, हर जगह क्या करना है, इनको समानता का इनके साथ व्यवहार करना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है भेदभाव को समाप्त करना। यानी जो महिला और पुरुष के बीच में जो भेदभाव है हमारे समाज में, उसको समाप्त करना और समाज में सभी को समान भागीदारी का अधिकार देना। अब होता क्या है कि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी कि पुरुष प्रधान समाज है। पुरुषों को महिलाओं के प्रति ज़्यादा वरीयता दी जाती है। उस चीज़ को ख़त्म करके, उस भेदभाव को ख़त्म करके महिला और पुरुष को समान मानने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, शिक्षा लैंगिक असमानता को कैसे दूर करती है? आपके पेपर में यही तो पूछा गया था, एजुकेशन कैसे दूर करती है? तो देखिए शिक्षा जो है ना कहीं लोगों को जागरूक करती है और सशक्त करती है, यानी कि मजबूत बनाती है। तो शिक्षा जो है समानता का महत्व सिखाती है। ठीक है, शिक्षा से हमें समानता का महत्व पता लगता है। ये महिलाओं और पुरुषों को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करती है और परंपरागत जो सोच चली आ रही है, जो गलत परंपराएं हैं, उसको तोड़ने में मदद करती है। परंपरागत सोच क्या है? परंपरागत सोच ये चलती है कि महिला है, ठीक है, और
एजुकेशन भी उनको नहीं दी जाती है ज़्यादातर स्त्री को। परंपरागत यही तो सोचा जाता है कि लड़की है, इसको ज़्यादा पढ़ा के क्या करेंगे, कल को इसका विवाह कर देना है, ससुराल जाएगी, चूल्हा चौका करेगी, यही तो उसको करना है, ज़्यादा पढ़ा के क्या मिलेगा। ये जो सोच है ना, ये गलत जो सोच है, ये जो परंपरागत जो तरीके चले आ रहे हैं, इसको समाप्त करना है और महिला को भी एजुकेशन के क्षेत्र में आगे जाने देना है। ठीक है, यही बातें यहाँ पे हैं। फिर लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ना। शिक्षा दिखाती है, रूढ़ी क्या है, हमारे मन में पहले से ही कुछ चीज़ें बैठी होती है जो हम पर्टिकुलर किसी लिंग के प्रति ऐसा रखते हैं, तो उस चीज़ को ख़त्म करना है। शिक्षा हमको ये दिखाती है कि घर का काम जो होता है वो केवल महिलाओं का नहीं होता, बल्कि वो सभी का होता है। तो ये समान सम्मान और अवसर प्रदान करने को बढ़ावा देती है। ठीक है, सभी के लिए बराबरी की बात करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता। अगर महिला शिक्षित होगी, ठीक है, जो शिक्षित महिला होगी वो नौकरी कर सकती है, अपने पैसे कमा सकती है, तो कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी, वो दूसरों पर निर्भर नहीं होगी। अब दूसरों पर निर्भर नहीं होगी तो वो अपने खुद के फैसले लेने में सक्षम होगी। ठीक है, स्वतंत्र होगी। नेक्स्ट है स्वास्थ्य लाभ। शिक्षा महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें भी सिखाती है। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत सारी महिलाएं होती हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती क्या कैसे खाना क्या नहीं खाना, तो कुपोषण हो गया या जो खराब स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, असुरक्षित गर्भधारण की जो समस्याएं हैं उसको कम करती है। क्योंकि महिला एजुकेट होगी तो उसको पता होगा उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको उस सब चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। फिर बाल विवाह को कम करना। शिक्षा जो है बाल विवाह को भी कम करता है, क्योंकि जो शिक्षित परिवार होते हैं वो अपनी बेटियों को जल्दी शादी करने से बचते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। अब मान लो कोई लड़की है तो वो 12वीं पढ़ रही है तो वो 16-17 साल की तो होगी। फिर 12वीं के बाद मान लो वो ग्रेजुएशन करती है 3 से 4 साल की, तो फिर वो, ठीक है, आप ये लगा लो 20 21 साल की हो जाएगी, यानी कि उसकी पढ़ाई में ही वो कम से कम 22 से 25 साल तक की हो जाती है। तो ये जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये अपनी लड़कियों की कम उम्र में शादी करने से बचते हैं। ये शिक्षा और करियर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई तुम्हें ग्रेजुएशन करनी है, तुमको अपना प्रोफेशनल कोई कोर्स करना है, जैसे एलएलबी वगैरह कुछ भी कोर्स करना है उसको करो। ये पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो शिक्षा का ये लाभ है, आप यहाँ पे भी बता सकते हो। ठीक है, फिर राजनीतिक भागीदारी। शिक्षा जो है महिलाओं को राजनीति में भी भाग लेने में मदद करती है। आपने कई सारे महिला नेता देखे होंगे, आप मुझे कमेंट में कुछ महिला नेताओं के नाम बताइए। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइए, आपका काम है। तो शिक्षा जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए भी मदद करती है। वे मतदान कर सकती हैं महिला, और समानता के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अधिकार उनको शिक्षा देती है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनौतियां नहीं है, चुनौतियां फिर भी है। ठीक है, विजिबल आपको होगा ये, ध्यान से देखिए। भारत में कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि पहुंच की कमी। आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे कई लड़कियां जो हैं स्कूल जाने तक का उनको मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे स्कूल अच्छे से अवेलेबल नहीं होते आसपास। फिर आपको पता है हमारा समाज जो है पितृसत्तात्मक समाज है। समाज अब भी महिलाओं को पारंपरिक भूमिका तक ही सीमित रखता है, उनको ज़्यादा एजुकेशन वगैरह लेने का मौका नहीं देता है। आर्थिक समस्या, आपको पता है जो गरीब परिवार होते हैं वहाँ पे लड़कों को पढ़ाने पे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, उसका एक लड़का है एक लड़की है, तो जाहिर सी बात है जो उसका लड़का होगा, ठीक है, वो लड़के को एजुकेशन देंगे, लड़की को एजुकेशन नहीं देंगे, तो ये भी समस्या हो जाती है। फिर सुरक्षा की चिंता भी रहती है। भाई मान लो लड़की है, उसके साथ कोई छेड़खानी करे, ठीक है, या कुछ गलत हरकत करें, तो ऐसे में लड़कियों को स्कूल भेजने से भी जो माता पिता होते हैं वो डरते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप चुनौतियों के रूप में भी लिख सकते हो। अब ये हमने समझ लिया, अब समाधान देखते हैं। समाधान क्या हो सकता है? लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे सरकार। फिर क्या है? लैंगिक समानता के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाए, लड़कियों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाए, ठीक है, और उनको स्कूल तक उनकी पहुंच बनाना, महिलाओं के रोल मॉडल को बढ़ावा देना, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे गई हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट हैं, कई ऊंचे पद पे बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेत्रियां हैं। तो उनको रोल मॉडल की तरह यूज़ करें ताकि लड़कियां जो है उनसे प्रेरणा लें, मोटिवेट हों, और कहीं ना कहीं आगे जाके उनको इनसे मोटिवेशन मिले, वो भी बेहतर कर सकें। ठीक है, तो ये लैंगिक समानता वाला क्वेश्चन था। सिंपल है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो आप आराम से कर पाओगे। एक टॉपिक है आपका बहुभाषिकता, या इसको हम दूसरी भाषा में कहें इसको बहुभाषावाद भी कहते हैं।
तो इससे क्वेश्चन आता है आपके पेपर में अलग अलग तरीके से। तो भारत में बहुभाषावाद के संबंध में जो भाषा नीति है उसको आपको बताना है। तो देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, सैकड़ों भाषाएं हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो बहुभाषिकता का मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक, मान लो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो दो भाषाओं को जानता हो, तीन भाषाओं को जानता हो, चार भाषाओं को जानता हो, पांच भाषाओं को जानता हो, यानी दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान एक समय में रखता हो, तो इसे बहुभाषिकता कहते हैं या बहुभाषावाद कहते हैं, ठीक है। अब वो उन भाषाओं को समझ भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, तो ये बहुभाषिकता कहते हैं। और भारत जैसे देश में भाषाएं बहुत सारी होती है, ठीक है, तो जो इतनी सारी भाषाएं जानता होगा वो कम्युनिकेशन भी आसानी से कर पाएगा। तो अगर भारत के संदर्भ में हम बहुभाषिकता की नीति को देखें तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो देखिए, भारत एक भाषाई रूप से विविधता वाला देश है, यहाँ पे सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। बहुभाषिकता जो है भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भाषा नीतियां जो हैं कहीं ना कहीं इस विविधता को प्रबंधित करती है, मैनेज करती हैं, ठीक है, और सभी भाषाओं का हमारे यहाँ पे सम्मान किया जाता है। तो विविधता में एकता को बढ़ावा देना भी हमारी भाषा नीति के तहत ही हो सकता है। तो देखिए, भारत की जो भाषा नीति है इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ठीक है, हमारे पूरे देश के लिए एकता बनी रहे, जबकि देश की भाषाई विविधता का सम्मान को सुनिश्चित करना। और इस नीति से ये बात भी पता लगती है कि कोई भी भाषा जो है वो दूसरी भाषा पे हावी ना हो, ये भी होना चाहिए। जैसे कि हिंदी को अगर साउथ में लागू करने की बात चल रही थी तो तमिल विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये भी हमारी सरकारों ने ध्यान रखा है कि भारत में सभी भाषाओं को संरक्षित किया जाए और इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाए कि कोई भाषा किसी दूसरी भाषा पे हावी ना हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। फिर क्या है कि भाषाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान जो है वो भाषाई विविधता को समायोजित करने के लिए एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। उसमें आपका राजभाषा इंपॉर्टेंट है। राजभाषा के रूप में देखें तो आर्टिकल 343 जो कहता है जो हिंदी हमारी भाषा है जिसकी देवनागरी लिपि है, इसको संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। जो हमारे सरकारी कामकाज होंगे वो सब हमारे इसमें होंगे। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी उपयोग जारी रखा, जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। 8वीं अनुसूची की बात करें, आपको मैंने बताया था ना कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, ठीक है। तो इन सभी को मान्यता दे रखी है ताकि जो विभिन्न भाषाओं वाले लोग हैं जो विरोध करते हैं उनको कहीं ना कहीं समर्थन मिले कि भाई उनकी भाषा भी इसमें है। क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण, आर्टिकल जो हमारा 29 एंड 30 है, ये भाषाई अल्पसंख्यकों के जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं उसकी रक्षा करने की बात करता है ताकि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको संरक्षित किया जा सके, ठीक है, उस पर कोई दूसरी भाषा हावी ना हो जाए, इस चीज़ का भी हमारे संविधान में ध्यान रखा गया है। फिर शिक्षा और बहुभाषिकता, भारतीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र भी है। ये हमने पढ़ा था ना कि बच्चे को जो जब पहली बार स्कूल में जाएगा तो उसके लिए मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसको अन्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी भाषा भी सीखनी है, ठीक है। तो ये सब क्या है, शिक्षा में भी बहुभाषिकता है जो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की पॉलिसी को दिखाता है कि सरकार किस प्रकार से विभिन्न भाषाओं का सम्मान करती है और भारत में जो विविधता वाली भाषाएं हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एकता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। फिर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो है इसको बढ़ावा देना, ठीक है। तो भाषा नीति को अगर हम देखें तो इसमें क्षेत्रीय और जो जनजातीय भाषा है, ठीक है, इसके विकास को ये प्रोत्साहित करती है और इन भाषाओं को हमारे जो स्कूल का जो सिलेबस होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम जो होता है उसमें शामिल किया जाता है। सरकार इन भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी सहायता देती है। सांस्कृतिक महत्व के कारण जनजातीय भाषाओं और बोलियों को भी हमारे यहाँ पे मान्यता दी हुई है हमारे संविधान के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे संविधान ने किया है। फिर भाषाई संघर्षों का समाधान, कई बार भाषा को लेकर संघर्ष हो जाता है। जब हमारे संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रभाषा राजभाषा बनाने की बात चल रही थी तब बहुत संघर्ष हुआ था, बहुत विवाद हुआ था, बहुत चर्चा हुई थी, ठीक है। तो भारत की भाषा नीति जो है संघीय व्यवस्था के माध्यम से भाषाई संघर्षों को सुलझाने का प्रयास करती है, यानी हमारा केंद्र जो है वो भाषाई समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। राज्यों को उनकी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के आधार पर अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार है इनको। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, जैसे मान लो आप जाते हो तमिलनाडु में, आप तमिलनाडु में कोई सरकार देखोगे, कोई सरकारी कामकाज जो होगा उसका जो फॉर्म होगा,
ठीक है, वो तमिल भाषा में आपको मिलेगा। यानी उनको अधिकार दे रखा है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा में सरकारी कामकाज कर सकते हो। ठीक है, उसको आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हो। इसके अलावा, तमिल के अलावा आपको वो इंग्लिश भाषा में भी मिल जाएगा, ताकि वो सभी जो तमिल ना जानते हो वो इंग्लिश तो जानते होंगे, तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं उसका यूज़। तो ये आपको मिलता है। एग्जाम्पल दे रखा है आपके सामने कि तमिलनाडु में तमिल को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो यहाँ पे कन्नड़ और तेलुगु को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नीति जो है हर राज्य को उसकी विशिष्ट भाषाई पहचान बनाए रखने की अनुमति देती है। उस पर कोई दूसरी भाषा थोपती नहीं है कि नहीं तुम्हें वो भाषा नहीं, तुम्हें ये भाषा चाहिए, ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पे क्या पता लगता है कि हमारे यहाँ पे भाषा अलग अलग बोली जाती है, उसको लेकर संघर्ष भी हो गया है, लेकिन हमारे संविधान ने, हमारी सरकारों ने उसका एक सोल्यूशन भी निकाल लिया, जिससे कि भारत में आपको विविधता होने के बाद भी कहीं ना कहीं एकता दिखाई देती है। ठीक है, फिर बहुभाषिकता जो है, इसमें कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है? भाषाई वर्चस्व, हिंदी जैसी भाषा के प्रभुत्व को गैर हिंदी जो राज्य हैं वहां पे विरोध मिलता है। जैसे कि मान लो नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी को सम्मान देते हैं, हिंदी बोलते हैं, लेकिन आप साउथ इंडिया में जाते हो तो फिर हिंदी का वहां पे आपको विरोध मिलता है। तो ये चीजें हो जाती हैं। जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाओं की भी कई जगह पे अनदेखी देखने को मिलती है। कम बोली जाने वाली भाषा, जो कम बोली जाती है, उसको सिखाने और बढ़ावा देने के लिए संसाधन की कमी है। ठीक है, ये भी एक समस्या है। तो आप ये बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट जो थे आपके बहुभाषिकता वाले क्वेश्चन से आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विविधता और बहुलवाद। मैंने आपको कहा था ना ये क्वेश्चन आपको लास्ट में बताऊंगा, स्टार्टिंग में था ये क्वेश्चन, जहां पे हमने सामाजिक गतिशीलता पढ़ा था वहां पे ये क्वेश्चन था। लेकिन देखो आपके पेपर में ना जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, वो आता है कि नहीं दो पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यानी आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई 2 पे आपको कमेंट लिखना होगा। ठीक है, तो इसमें एक जगह आप देख रहे हो विविधता और बहुलवाद, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, विविधता और बहुलवाद का मतलब क्या होता है। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। आपको पता है भारत में विविधता बहुत है। विविधता का मतलब होता है वैरायटी एक तरह से। जैसे भारत में भाषा की बात करूँ तो भारत में भाषा में बहुत ज़्यादा विविधता है। क्यों? क्योंकि भारत में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, तमिल है। ठीक है, आपको यहाँ पे राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कोंकणी, ना जाने कितनी भाषाएं, सैकड़ों भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। तो भारत की भाषा में कितनी विविधता है। भारत के समाज में बहुत विविधता है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषाएं अलग है, उनकी जातियां अलग है, जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनके विचार अलग है। तो भारत बहुत सारी विविधताओं वाला देश है। विविधता का मतलब क्या है कि किसी समाज में, क्षेत्र या देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग हो, उनकी भाषा अलग हो, उनकी धर्म अलग हो, उनकी जाति अलग हो, उनके विचार अलग हो, तो ये विविधता कहलाता है। ये समाज को विभिन्न दृष्टिकोण, अनुभव और परंपराओं से समृद्ध बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? डाइवर्सिटी है। हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी, विविधता जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से है। जैसे कि सांस्कृतिक विविधता है, लोगों का कल्चर अलग है। भाषाई विविधता है, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक विविधता है, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। जातीय विविधता है, अलग अलग जातियों में बटे लोग रहते हैं। आर्थिक विविधता है, अलग अलग प्रकार के रोजी रोटी कमाने के लिए लोग काम करते हैं। लैंगिक विविधता आपको देखने को मिलती है। तो इतनी सारी विविधताएं जो है भारत में देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई डाइवर्सिटी। दूसरा क्या क्वेश्चन था? बहुलवाद। अब ये कमेंट है, याद रखना, ये कमेंट वाला क्वेश्चन है। ये आपको बड़ा आंसर नहीं लिखना होता, ये छोटा लिखना होता है। ठीक है, देखिए बहुलवाद का मतलब समझते हैं। जब एक ही समाज या एक ही देश में विभिन्न समूहों, संस्कृतियों और विचारों का सम्मान पूर्वक सह अस्तित्व हो, सहभागिता हो। ठीक है, तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो समाज में विभिन्नताओं को स्वीकार करके रखता है और उनको सम्मान करता है। ठीक है, तो इसी को बहुलवाद कहते हैं। यानी भारत में कहीं ना कहीं बहुलवाद देखने को मिलता है। इतनी विविधता है, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों में बटे लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन इतना अलग होने के बाद भी सबका सम्मान किया जाता है। इसी को बहुलवाद कहते हैं। क्लियर है? अब बहुलवाद जो है इसके प्रमुख पहलू देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें समानता होती है, सम्मान होता है, यानी इसमें सभी का सम्मान किया जाता है। सह अस्तित्व, यानी यहाँ पे सभी धर्म, जाति, संस्कृति सबको एक साथ रहना होता है, सब एक साथ रहते हैं। ठीक है, उनका अस्तित्व बना रहता है। सहभागिता, सभी समुदाय जो है आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, और निर्णय लेने में कहीं ना कहीं योगदान करते हैं। संवाद, उनके बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये भी आप इसके पहलू में बता सकते हैं। फिर बहुलवाद का महत्व क्या है? सामाजिक सामंजस्य बना रहता है
और लोग शांति बनाए रखते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, समाज के सभी वर्गों का विकास होता है, सभी को उसमें भागीदार बनाया जाता है, सामाजिक संघर्ष कम होता है, ठीक है, और एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये बहुलवाद का क्या है, महत्व है। अब यहाँ पे विविधता और बहुलवाद के बीच में क्या संबंध है। विविधता समाज में मौजूद विभिन्नताओं को दर्शाती है कि समाज में कितनी वैरायटी है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। जबकि बहुलवाद जो है इन विविधताओं को एक साथ सम्मान पूर्वक जीने की प्रक्रिया के बारे में हमको बताता है। तो विविधता तभी सफल हो पाती है जब समाज में बहुलवाद हो। अगर मान लो समाज में विविधता और वो आपस में लड़ते रहते हैं, उनके बीच में संघर्ष चलता है, तो हम नहीं कह सकते कि भारत में बहुलवाद है, ठीक है। लेकिन भारत में दोनों चीजें, विविधता और बहुलवाद दोनों है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको कनेक्ट करके बता सकते हो। तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन हो चुके हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हो। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा पूरा। तो यहाँ पे अपना ये जो सब्जेक्ट है ख़त्म हो जाता है। इस सब्जेक्ट से मैंने कुछ टॉपिक उठाए हैं और टॉपिक आपको कराए हैं। इन्हीं टॉपिक में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली है ढंग से तो आप आराम से अपने पेपर में ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को 2 बार 3 बार अच्छे से देख के जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।